हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक पीसीएस की वैकेंसी की जानकारी लेकर के, नोटिफिकेशन की। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस की जो है 2026 की जो वैकेंसी है वो जारी की गई है और आज ही जारी की गई है और आज से ही आवेदन पत्र यानी कि शुरुआत हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भर दिए जाने हैं, ठीक है। और 27 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है और शुल्क वगैरह जो भी जमा करना है वो 3 अक्टूबर तक यानी उसमें कोई भी संशोधन वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 27/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये है कि ये फॉर्म भरा जाएगा ओटीआर के द्वारा। जिन बच्चों ने पहले ओटीआर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कर रखा है उन्हें करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ओटीआर भरना पड़ेगा। ओटीआर भरने के बाद फिर आप उसी के डैशबोर्ड से पूरा फॉर्म भर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यानी कि ओटीआर, यदि जो है आपने ओटीआर है आपके पास ओटीआर नंबर, तो उसे अथेंटिकेट कीजिए और फिर उसके बाद तब फॉर्म भरिए, ठीक है। नहीं है तो पहले ओटीआर नंबर क्या करिए, प्राप्त करिए, ठीक है। और ओटीआर के लिए वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर सबसे पहले इसी का स्क्रॉल हो रहा है, वहीं पर क्लिक करके और जा करके पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। यानी जो फॉर्म में भरा जाता है पूरा वहाँ पर भरना पड़ेगा, फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और फिर आगे यानी कि जो भी आगे वहाँ पर आएगा सबमिट करने के लिए, ठीक है, इस वाले में अपने आप पता चलता चला जाएगा, ठीक है। ओटीआर बेस्ड ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑल नोटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट में जहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आएगा, यूजर इंस्ट्रक्शन और व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, ठीक है, यही सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, उसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे ऑनलाइन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में, तो वहाँ पर अप्लाई आएगा। अप्लाई में क्लिक करेंगे, वो सीधा ओटीआर अथेंटिकेट करेगा। ओटीआर अथेंटिकेट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, पासवर्ड से या अपने मोबाइल नंबर से। ओटीपी आएगा, वहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद अप्लाई के बाद ये दे रहा है अथेंटिकेट ओटीआर। फिर उसके बाद उसमें आपका दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि आपको अपने ओटीआर का पासवर्ड पता है तो डालिए, नहीं पासवर्ड पता है, ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि मोबाइल वाले को क्लिक कीजिए और मोबाइल वाले को क्लिक करने के बाद जो है आप वहाँ पर सीधा अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वो सीधा आपको वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। ओके, ये दिया हुआ है पूरा। गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इंटर जो है ना, यानी कि ओटीआर नंबर, प्रोसीड करेंगे। गो जैसे करेंगे तो प्रोसीड आ जाएगा। फिर उसके बाद आप एथेंटिकेट कर देंगे। एथेंटिकेट करने के बाद, ठीक है, आपके सामने खुल करके आ जाएगा और वो बोलेगा कि आप अपने डैशबोर्ड से फॉर्म भरिए, ठीक है। तो डैशबोर्ड आप क्लिक कीजिए, सीधा वो डैशबोर्ड पर पहुंचा देगा। ओके, सेकंड चरण में कह रहा है एप्लीकेशन डैशबोर्ड। ये जो है आपको कुछ चीज़ें हैं। पहले वाले में तो सिर्फ ये मांगेगा कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं, ठीक है, यस कर दीजिए, हो गया। क्योंकि पहले से ही आप हाई स्कूल का सब कुछ भर चुके होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, सभी चीज़ें पूरा आपको भरना पड़ेगा। जिन्होंने ओटीआर नहीं किया, जिन्होंने ओटीआर किया है उन्हें फॉर्म भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, तीसरा वाला जो है, इनमें जो है आपको कुछ ऐसे सेकंड वाले में ही द्वितीय चरण में, ठीक है, ओटीआर से आप जैसे खोलेंगे तो कुछ पद हैं, विशेष पद, उनके लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। उन योग्यताओं में यस या नो को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रधानाचार्य का के लिए वैकेंसी आई है, तो प्रधानाचार्य के लिए क्या है, पीजी भी होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और कहीं भी किसी भी स्कूल में 3 वर्ष का आपके पास, ठीक है, पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना उसके लिए, यानी कि पूरे के लिए, ये प्रधानाचार्य के लिए वैकेंसी के लिए वो है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास योग्यता है, उसके सामने यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ओके,
फिर इसके बाद सब पूरा जितने भी हो वो 12-13 जो स्पेशल पद हैं उनके लिए, जैसे अकाउंटेंट के पद के लिए है उसके लिए कॉमर्स चाहिए, जिनके पास कॉमर्स है, ठीक है, वो जो है ना कॉमर्स नहीं है तो वो उसको नहीं भर सकते हैं। ओके, इसी तरह से कुछ विधि के पद हैं तो उनके लिए जिनका LLB है वो यस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी पद हैं जो केमिस्ट्री के लिए हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनमें सोशल वर्क या सोशलॉजी या होम साइंस चाहिए, कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए स्पेशली फिजिक्स चाहिए, जैसे बाट, ठीक है, बाट माप अधिकारी, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, फिजिक्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, या तो बीटेक है, तो इस तरह से उसमें यस करते जाइएगा, नो करते जाइएगा, जो योग्यता है यस, जिसमें नहीं है नो, और फिर लास्ट में फिर से जो है आपका कैप्चा भरवाएगा और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको क्या आएगा, सिर्फ फीस भरना होगा, ठीक है। फीस के लिए उसमें देगा प्रोसीड फॉर, तो फी पेमेंट यस करेंगे तो आपको यानी विंडो खुल जाएगा। नो करेंगे यदि आप नहीं चाहते हैं कि अभी आप फीस जमा करें, कुछ दिन बाद जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, नो करके और उसके बाद जो है उसमें आप बाद में जमा कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग जो है ना, कार्ड पेमेंट और जो है अदर यानी पेमेंट मोड, ये इनसे क्या किया जा सकता है, इसमें से किसी में भी आप जा करके और अपना फीस जमा कर सकते हैं। और कुछ छूट भी है, जनरल के लिए 125 रुपये फ़ीस है, ठीक है। बाकी और कुछ के लिए तो 25 रुपये अभी हम देखेंगे कि फ़ीस जो है ना कितना है। उसके बाद आप फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ दिया गया है यहाँ कि इनमें जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन प्रिंट आउट लेना है। चतुर्थ चरण है इसमें कि जो आपको कोई भी यदि उसमें त्रुटि हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आवेदन शुल्क है, ठीक है। अनारक्षित और EWS OBC के लिए 125 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनके लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, वो क्या है जो इनमें जिसमें भी आते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, महिला और कुशल खिलाड़ी, वो उसी तरह से फॉर्म जमा करेंगे यानी फीस जमा करेंगे। यदि कोई महिला है और कुशल खिलाड़ी हैं, महिला है या कुशल खिलाड़ी है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और वो अनारक्षित में आता है तो 125 रुपये उसको फीस जमा करनी पड़ेगी। ओके, OBC में आता है तो 125 जमा करना पड़ेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आता है तो 65 रुपये जमा करना पड़ेगा। क्लियर। और इसमें जो है ना दोनों हैं वो दोनों प्रकार के पद हैं, ठीक है, विशेष चयन भी है और ठीक है इसमें सामान्य चयन भी है, और कुल 500 पद हैं, ठीक है, 500 पद कुल इसमें आए हुए हैं। पदों की संख्या भी हम लोग देख लेंगे। इसमें बोल रहा है कि इस वाले में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा सामान्य और विशेष चयन, ठीक है, इसके लिए मुख्य परीक्षा में विहित अधिकतम अंक, ठीक है, 100 अंक तक के लिए अनुसंधानविद जो 1 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण कर ली हो, ठीक है, उसके लिए 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। अनुसंधानविद जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो 2 अंक, अनुसंधानविद जो 3 वर्ष तक या इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर लिया हो तो 3 अंक दिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। जहाँ पर क्या है मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक 100 है, 101 से 500 तक हैं तो इतने अंक दिए जाएंगे, 500 से 1000 तक है तो इतने दिए जाएंगे, 1000 से अधिक है तो इतने अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो है उसमें भरे जाने हैं। ओके, कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पर है 500। अब लगभग 500 दिया है इन्होंने, और यहाँ पर ये पूरा पद दी गए किन किन के लिए पदों के लिए आई हुई है वैकेंसी, और इसमें प्रमुख पद देख लीजिए। डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उपाधीक्षक है, खंड विकास अधिकारी है, BDO जिसको आप लोग बोलते हैं वीडियो नहीं BDO, ठीक है, ये वाला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी,
गन्ना निरीक्षक, सहायक आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक, कारागार प्रबंधन, ठीक है, लघु उद्योग, ये सभी इसे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, और इसी तरह से सहायक आयुक्त उद्योग प्रवर्तन, सहायक आयुक्त श्रम आयुक्त, ठीक है, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए, सहायक आयुक्त उद्योग सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी कोषागार, ठीक है, ये सभी जो है यानी कि वैकेंसियाँ आई हुई है यहाँ पर, बहुत से वैकेंसी हैं अलग अलग। ओके, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो सिर्फ यूपी वालों के लिए आरक्षण मिलेगा। यूपी के जो स्थायी निवासी हैं, फॉर्म इसका कोई भी भर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, कुशल खिलाड़ी, उनको ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है, किसी और को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये यानी कि इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ठीक है, इसमें वैवाहिक स्थिति वही वाली होती है, पुरुष की एक से अधिक पत्नियां जीवित नहीं होनी चाहिए और महिला की एक से अधिक पति नहीं होने चाहिए। शैक्षिक अर्हता जो है ना, विशेष अर्हता जो दी गई है, ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद विशेष अर्हता है प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, इसमें बालक और बालिका, इसमें विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, एनसीटी द्वारा यानी बीएड होना चाहिए, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं में, ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्त हो तथा 3 वर्ष का निरंतर पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हो। ओके, पेमेंट सरकार से आई हो। ओके, अधिमानी योग्यता यहाँ पर ये चीज़ है, अधिमानी योग्यता सब में ही रहेगी, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी में बी जो है ना ग्रेड यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त हो। सहायक शिक्षा यानी सहायक सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष, ठीक है। ये इनमें क्या होना चाहिए, ये किसी भी उसमें विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अन्य बातों के यानी होने पर ध्यान रखिएगा, इसमें बीएड नहीं मांग रहा है। यहाँ पर यह है कि यदि जो है ना 2 लोगों का एक जैसे मार्क्स आ जाएंगे तो उसे दिया जाएगा अधिमानता जिसके पास बीएड होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल आर्मी में या तो एनसीसी का, ठीक है, बी प्रमाण पत्र। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला एवं प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर डिग्री किसी में भी हो, ठीक है, एमएड हो या पीएचडी हो या शिक्षा में एमफिल हो, अधिमानी है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, इसमें बीएड भी होना चाहिए, परास्नातक हो और बीएड हो। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, ध्यान रहे परास्नातक नहीं मांग रहा है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या वाणिज्य विषय होना चाहिए, ठीक है। और साथ में विधि का मतलब है एलएलबी हो या सम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन आदि में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक हो यानी मास्टर डिग्री हो, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन भी मांग रहा है, मास्टर डिग्री भी मांग रहा है। ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य कोई भी होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी योग्यताएं बिल्कुल सेम है। साथ में सहायक श्रम आयुक्त, ठीक है, सहायक श्रम आयुक्त में किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम कल्याण, श्रम यानी समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन आदि में मास्टर डिग्री होना चाहिए यानी एमए होगा इकोनॉमिक्स से, सोशलॉजी से, ओके। विधि का मतलब है एलएलएम हो, संबंध हो, श्रम कल्याण हो, ठीक है। इन सभी में किसी में भी होना चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी। इसके लिए कम से कम मास्टर डिग्री और स्पेशल सब्जेक्ट, ये सब स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके लिए
किसी विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और या औषधि में उपाधि, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, चयन के पश्चात अभ्यर्थी ने इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से खाद्य प्राधिकारी या यथा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी तरीके से इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें किस विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डॉक्टरेट उपाधि होनी चाहिए, ये समकक्ष अर्हता है, यहाँ दिया हुआ है। इनमें से किसी एक में क्या होना चाहिए, होना चाहिए खाद्य वाले इतने जितने भी हैं, और कृषि विज्ञान से संबंधित ये वाले हैं। ओके, अधिमानी योग्यताएं तो वही हैं पहले वाले जैसे। जिला परिवीक्षाधिकारी प्रोबेशनरी ऑफिसर है, इसके लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। ओके, सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। समकक्ष योग्यता यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, यहाँ पर स्नातकोत्तर उपाधि हो सकती है इनमें भी। सहायक नियंत्रक विधि माप, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए है किसी विश्वविद्यालय से, कुल मिलाकर किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, इसमें भौतिक विज्ञान या यांत्रिकी अभियंत्रण में विज्ञान का स्नातक होना चाहिए। ठीक है, साइंस फिजिक्स के साथ, ठीक है, या जो मैकेनिक्स है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओके, विशेष कार्यकारी अधिकारी कंप्यूटर का, तो इसमें कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए, नहीं कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, या गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर हो, नहीं मैथमेटिक्स फर्स्ट डिवीजन हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, और दूसरा है कंप्यूटर में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जो है ना दिया गया है कि इनमें कौन कौन सा है जहाँ से क्या किया जा सकता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जिसके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, तो अनुभव प्रमाण पत्र इनके द्वारा ही क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, इसके लिए LLB चाहिए। ठीक है, विधि स्नातक। ओके, तो इसके लिए कम से कम LLB योग्यता चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र, मानवशास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान में समाज कार्य में स्नातक उपाधि। स्नातक में ये वाले कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसमें है समाज कार्य, समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता पद, तो यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा होगी, इनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो व्यवस्थापक, इनमें है होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। लेखा एवं संप्रेषण अधिकारी मंडी परिसर, एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। विपणन अधिकारी मंडी परिसर, ठीक है, इसके लिए भी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है, अधिमानी योग्यता यहाँ पर कह रहा है कोई भी ऐसा है जिसके कि कृषि या कृषि स्नातक या कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA
एग्री बिजनेस होगा, ठीक है, तो उसे अधिमानी दिया जाएगा योग्यता। ओके, तो यहाँ पर आपका इसके बाद तीसरा था और चौथा सचिव श्रेणी 2, ठीक है, मंडी परिषद, इसके लिए भी वही योग्यता है। किसी विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, और अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या जो है कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, या MBA होना चाहिए एग्री बिजनेस में। लेखा एवं वित्त अधिकारी, नगर विकास, इसमें किसी भी संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य या फाइनेंस के साथ स्नातक होना चाहिए, या CA हो या CFA हो, ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है यानी कि जो पद हैं उनके अनुसार आप लोग जो उसमें भरेंगे, एस करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आप उनके लिए, ठीक है, नहीं होंगे। इसके बाद शारीरिक मापदंड भी दिया गया है, ठीक है, इस वाले में आया है हमारा पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, आबकारी अधिकारी, उप कारापाल, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, इन सभी के लिए, ठीक है, अधियाचन उपलब्ध होने की दशा में, यानी कि यदि सीटें हैं तो उनकी दशा में यहाँ पर इतना होना चाहिए। सबसे पहली बात है पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, बिना फुलाए सीना 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए और कितना बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 79 और फुलाने पर 84। केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और इनके लिए, ठीक है, ये लागू नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है, महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है, ठीक है। सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, इनका वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, ये पुलिस उपाधीक्षक के लिए, CO के लिए, DYSP के लिए जिसे आप लोग बोलते हैं, जिला कमांडेंट के लिए, इनमें भी लगभग वही है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जनरल के लिए, ठीक है, 165 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89। महिलाओं के लिए 150 और 89 और 79 और 84 सेंटीमीटर। और कुमायूं गढ़वाल मंडल के लिए या अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर। चल, इसके बाद अधीक्षक कारागार पद हेतु ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का घेरा 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाव के साथ, यानी कि 86 सेंटीमीटर, और दृष्टि इनकी 6/6 होनी चाहिए कारागार पद के लिए। यहाँ पर है आबकारी निरीक्षक के लिए, पुरुष अभ्यर्थी, इनके लिए है 167 सेंटीमीटर, 81.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.2 फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 147 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। सामान्य वर्ग के लिए और बाकी के लिए क्या है, 152 सेंटीमीटर चाहिए। उप कारापाल पद के लिए, इसके लिए भी दिया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए और इसमें सीना 181.3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम तक वेट होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति की अभ्यर्थियों की दशा में ऊंचाई के माप 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के 147 सेंटीमीटर। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 162 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी क्षेत्र और स्थायी रूप से रहने वाले उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए हुए 76 सेंटीमीटर, फुलाने के साथ 81, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78 और 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अन्य के लिए 152 सेंटीमीटर। ओके, आयु सीमा है, फिर से देख लीजिए, आयु सीमा
1 जुलाई 2026 से ली जाएगी, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात 2 जुलाई 1986 से पहले 1 जुलाई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। ठीक है, यानी 2 जुलाई 1971 के पहले का उनको जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद है प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, और यानी कि इनके लिए 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके लिए आयु जो है ना 30 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक दी गई। ओके, अधिकतम आयु में छूट उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थी, कुशल खिलाड़ी, राजकीय कर्मचारी, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष में छूट अनुमान्य होगी। ओके, और जो है ना इसमें उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांगों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी, तो 40 और 15 55 हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनमें कि दिया गया है, जैसे मंडी परिषद के अंतर्गत लेखा संप्रेषण के लिए, देखिए यहाँ पर भी छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो क्या हैं, इस कर्मचारी हैं और जिन्होंने क्या किया है 5 वर्ष या उतने वर्ष जिन्होंने सेवा की है वो कम कर दी जाएगी उसमें से। मंडी परिषद के अंतर्गत सचिव श्रेणी 2 के लिए भी वही है, देखिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, या जितने वर्ष उन्होंने उसमें सेवा की होगी वो कम कर दी जाएगी। लेखा और वित्त अधिकारी के लिए भी यही है, ठीक है, जिन्होंने सरकार में सेवा की हो तो अधिकतम 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी, इनके लिए अपने आप क्या है आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे वहाँ उनको 200 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, 200 और 25 रुपये, ये तो 225 रुपये जमा करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 105 रुपये जमा करनी पड़ेगी। ओके, इसी तरह से जो है कुछ को 105 रुपये जमा करना पड़ेगा, सबको ज़्यादातर 105 जमा करना पड़ेगा। और सब यानी कि इसमें फिर उसके बाद मेंस के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जो फीस जमा किए होंगे। ये अनुदेश दिया गया है, सभी चीज़ें दी गई हैं, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसमें अप्लाई कीजिए। ओके, तो इसमें आगे जो दिया गया है वो प्रमाण पत्र दिए गए हैं, इनमें होना चाहिए। जैसे SC ST के लिए ये वाला प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए ये यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इनमें सभी जो है प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ओके, इसके बाद डिसेबिलिटी वालों को दिया गया है, उनके लिए भी प्रमाण पत्र अलग से दिया गया है। और ये क्रीड़ा जो यानी कि खेल वाले हैं उनके लिए भी अलग अलग दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक यानी सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा चयन खा उच्चतर के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ये है। ओके, ये सब पूरे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आता है आपका, ठीक है, इसमें परीक्षा योजना। तो परीक्षाओं के 2 चरण होंगे, ठीक है। एक तो क्या चीज़ हो जाएगा आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 होगा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ओके, तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, जिनमें कि 200 अंक के, ठीक है, 200 अंकों के होंगे। 150 प्रश्न होंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। जो सेकेंड पेपर होगा उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ओके, यहाँ दिया हुआ है कि जो यानी दूसरा होगा जिसे सीसेट बोलते हैं, तो द्वितीय प्रश्न पत्र सिर्फ आहारकारी होगा, उसमें 33% अंक आने हैं। फर्स्ट पेपर जो GS का होगा उसी में से जो मेरिट है वो बनेगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कुल 8 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, लिखना पड़ेगा, 150 अंक। निबंध 150 अंक। सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4
देखिए 5 और 6 ये इतने हैं। 6 जो है वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे 2-200 अंक के, जिनमें कि 5वां और 6वां सिर्फ यूपी से संबंधित है। ठीक है, बाकी इनके लिए भी है। ओके, तो इसमें जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो 100 अंक का होगा। ओके, तो ये जो है यानी कि आपको आगे इसमें पूरा सब सिलेबस दिया गया है। आप लोगों को सिलेबस फिर अलग से इसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा। ओके, यानी डिस्कशन यदि हम सिलेबस का करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग जो है अब इतनी जानकारी आप लोगों को पर्याप्त हुई है। ठीक है, और जानकारी कैसी लगी, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसका आप लोग डेट याद रखिएगा। ठीक है, कि इसके लिए ये आज से शुरुआत हो गया है फॉर्म भरना, और इसकी अंतिम जो तारीख है, अंतिम तारीख तक इंतजार मत कीजिए। वैसे OTR जिन्होंने नहीं भरा है तो उनको दिक्कत आ सकती है। जिन्होंने OTR प्राप्त कर लिया है, फॉर्म भरने में कुछ टाइम लग रहा है, 10 मिनट में फॉर्म भर जाता है। ठीक है, तो आज से शुरुआत हो गया है। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी आई है, 500 वैकेंसी हैं, आगे भी बढ़ती हैं वैकेंसी, तो ये लगभग 1000 या 1200 वैकेंसी तक पहुँचेंगी। और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप लोग ज़रूर इनको फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।